हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं प्रैक्टिस सेट 164 और ये इंग्लिश से संबंधित होंगे। तो आज हम इंग्लिश के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रत्येक प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में सिखाएंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से संबंधित प्रश्न है। जिस तरह हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, एक शब्द के बदले एक शब्द, उसी तरह अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। प्रश्न है, द स्टडी ऑफ अर्थक्विक्स। अर्थक्विक्स मतलब होता है भूकंप। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखा है जियोलॉजी, सिस्मोलॉजी, जियोग्राफी, टोपोग्राफी। देखिए, भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जियोलॉजी तो होगा नहीं, जियोग्राफी तो होगा नहीं, टोपोग्राफी तो होगा नहीं। ये सब आपको भी पता होगा, बहुत आसान प्रश्न है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिस्मोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा। द स्टडी ऑफ अर्थक्विक्स यानी भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी। और भूकंप की जो तीव्रता है उसको मापा जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। किसके द्वारा, सिस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इफ़ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट से संबंधित है, नहीं, ये ग्रामेटिकल एरर से संबंधित प्रश्न है। आपको बताना कि किस पार्ट में एरर है। देखिए, एक सेंटेंस दिया है, ये 3-4 पार्ट में डिवाइड कर देता है और जिस पार्ट में एरर रहता है उसी पार्ट को आपको चूज करके टिक लगाना होता है। आपको बताना कि किस पार्ट में एरर है। एक बार और पढ़ देते हैं कि इफ़ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। तो आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होंगे। अगर आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होंगे तब ये प्रश्न आपके लिए आसान है। अगर नहीं पढ़े हैं तब ये प्रश्न थोड़ा मुश्किल है। जो पढ़ा है उसके लिए आसान है, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। कंडीशनल सेंटेंस 3 तरह के होते हैं। 3 महत्वपूर्ण कंडीशनल सेंटेंस है, बहुत वीवीआई का ये, जिससे एग्जाम पूछे जाते हैं, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तीनों कंडीशनल सेंटेंस को हम एक बार लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद इस प्रश्न को बनाइएगा। ठीक है, तो एक हम न्यू पेज ले लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंस 3 है। तीनों को आप याद रखिएगा, इससे एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे ही। पहला है, अगर इफ क्लाउज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। अगर इफ क्लाउज के साथ सिंपल प्रेजेंट आएगा तब दूसरा पार्ट जो आएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा। मेन क्लाउज फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर इफ क्लाउज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो मेन क्लाउज के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। ये आपका पहला कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, अगर इफ क्लाउज के साथ सब्जेक्ट आए, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आए, V2 आए, ठीक है, तब मेन क्लाउज के साथ सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ वुड आएगा, एल है, वुड आएगा। और एक बार लिख देते हैं, विल का पास्ट फॉर्म वुड है ना, वुड आएगा, सब्जेक्ट वुड, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म बोलिए या वर्ब 1 बोलिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म बोलिए, फर्स्ट फॉर्म, दोनों एक ही होते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसे बेस फॉर्म भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, ये दूसरा कंडीशनल सेंटेंस है। इफ क्लाउज के साथ अगर सब्जेक्ट V2 आए तब मेन क्लाउज के साथ सब्जेक्ट आएगा, वुड आएगा, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, यानी V1 आएगा। ये सेकेंड आपका कंडीशनल सेंटेंस है। अब एक लास्ट है, उसे देख लीजिए। अगर इफ क्लाउज के साथ सब्जेक्ट आए, उसके बाद हेड आए, सब्जेक्ट आए, हेड आए, उसके बाद V3 आए। अगर इफ क्लाउज के साथ सब्जेक्ट हेड V3 आए तब जो मेन क्लाउज के साथ आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वुड आएगा, वुड के बाद हैव आएगा, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। बस ये 3 कंडीशनल सेंटेंस है, मोस्ट VVI है। यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे। आप ये तीनों कंडीशनल जो फॉर्मूला है, सेंटेंस है, आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। और एक बार हम बता देते तीनों का। अगर इफ क्लाउज, इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो मेन क्लाउज के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा।
उसी तरह अगर इफ क्लाउज के साथ सब्जेक्ट V2 आएगा तो मेन क्लाउज के साथ सब्जेक्ट वुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट इफ क्लाउज के साथ सब्जेक्ट हैड V3 आएगा तो मेन क्लाउज के साथ सब्जेक्ट वुड हैव V3 आएगा। बस ये तीनों कंडीशनल सेंटेंस का फॉर्मूला है जो हम आपको बता दिए, आप याद रखिएगा। अब आइए प्रश्न की ओर। प्रश्न में देखिए यहाँ पे इफ है, ठीक है। इफ क्लाउज के साथ क्या आया, द इकोनॉमिक फेल्स, यानी कि सिंपल प्रेजेंट आया है। इफ क्लाउज के साथ सिंपल प्रेजेंट आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो मेन क्लाउज के साथ जो आएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा। तो यहाँ से देखिए इफ के साथ ये द इकोनॉमिक क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, फेल्स ये वर्ब है, दिस ईयर ऑब्जेक्ट है। उसके बाद जो मेन क्लाउज के साथ यहाँ पे सब्जेक्ट, ये इट सब्जेक्ट के यहाँ तौर पर काम कर रहा सब्जेक्ट। इसके बाद क्या आएगा, यानी कि ये तो इफ क्लाउज के साथ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो मेन क्लाउज फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा, यानी कि सब्जेक्ट के बाद विल आना चाहिए, शैल विल आना चाहिए। यहाँ देखिए तब यहाँ इट के साथ क्या आएगा, विल आएगा। यहाँ पे इट विल रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट, यहाँ इट के बाद विल आएगा, क्या आएगा, विल आएगा। इसलिए विल आया क्योंकि हम बता दिए इफ क्लाउज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो मेन क्लाउज के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। तो यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट में विल तो दिया नहीं था सब्जेक्ट के बाद, तो इट के बाद यहाँ विल आएगा। तो ऐसे होगा कि इट विल रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट, तो इसी पार्ट में एरर है। यहाँ पे इट के बाद विल आना चाहिए। यहाँ देखिए ये वाला तो सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला गलत है, ठीक है। यही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ इट के बाद विल आना चाहिए। क्यों विल आना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। अगर इफ क्लाउज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट तो मेन क्लाउज के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट, जब फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा तो विल आएगा ना, तो विल नहीं था, विल आपको आना था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। तो ये तीन जो हम कंडीशनल सेंटेंस का फॉर्मूला लिखा है आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप ओपन ए टॉय। यह ग्रामेटिकल एरर से संबंधित प्रश्न है, आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रिक है, इसे भी देख लीजिए आप। अगर एक पेज लेते हैं, एवरी आई क्या है, एवरी आई, ईच आई, एवरी वन आई, नो वन आई, सम वन आई, एनी वन आए, एनी वन, उसके बाद नोबडी आए, नोबडी आए। तो ये जितने भी वर्ड है एवरी, ईच, एवरी वन, नो वन, सम वन, एनी वन, नोबडी, ये सभी सिंगुलर है। ये सभी क्या है, ये सभी सिंगुलर है। इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगा, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हम बताया कॉन्सेप्ट। ईच, एवरी, एवरी वन, नो वन, सम वन, एनी वन, नोबडी, ये सब अगर सेंटेंस में आपको दिखे तो इसके बाद जो वर्ब आएगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब यहाँ देखिए प्रश्न में एवरी आया है, एवरी क्यूरियस चाइल्ड, ये चाइल्ड ये सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी हमको सिंगुलर चाहिए, लेकिन यहाँ वर्ब तो वांट है, वांट ये सिंगुलर नहीं है, वांट ये प्लुरल है, क्या है, वांट प्लुरल है। आप कहिएगा आप कि इसका सिंगुलर क्या होगा, तो याद रखिएगा वर्ब में सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस लगाते हैं। तो यहाँ वांट प्लुरल है, इसका अगर सिंगुलर बनाइएगा तो इसमें एस लगाना पड़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगा तब, वांट्स, ये सिंगुलर है। लेकिन नाउन में उल्टा हो जाता, नाउन में एस या एस लगेगा तो वो प्लुरल बन जाएगा, लेकिन वर्ब में एस या एस लगेगा तो सिंगुलर बन जाता। तो यहाँ वांट प्लुरल वर्ब था, आपको सिंगुलर वर्ब चाहिए, क्योंकि एवरी क्यूरियस चाइल्ड ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो यहाँ पे वांट का सिंगुलर वांट्स होगा। किस पार्ट में एरर है, ये वाला पार्ट में, वांट के जगह नहीं वांट्स होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, क्यूरियस चाइल्ड नहीं होगा, रिप ओपन ए टॉय नहीं होगा, एवरी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वांट टू। वांट टू नहीं होगा, वांट्स टू होगा। वांट्स क्यों होगा हम आपको बता दिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। और ये सब बात याद रखिएगा, ईच, एवरी, एवरी वन, नो वन, एनीबडी, एनी वन, ये सब अगर सेंटेंस में रहेगा तो इसके बाद जो वर्ब आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, याद रखिएगा। सॉरी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, मतलब वर्ब भी सिंगुलर आएगा, ये हम कहना चाहते हैं। फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर ईच, एवरी, एवरी वन, नो वन, एनी वन, नोबडी आए सेंटेंस में तब वर्ब सिंगुलर आएगा। वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। यहाँ वर्ब प्लुरल था वांट, इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, वांट्स। हाँ, ये जितने भी वर्ड हैं, ईच, एवरी, एवरी वन, नो वन, सम वन, एनीबडी, एनी वन, ये सब के साथ अगर सेंटेंस में रहेगा तो वर्ब सिंगुलर चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, वैसे प्रश्न एक और लेके आए हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं करिए। जैसे नो वन आ गया, नो वन आ गया, नो वन, इसके बाद जो वर्ब ये लेगा सिंगुलर वर्ब लेगा, लेकिन वेयर तो प्लुरल है,
वेयर प्लूरल वर्ब है, हमको सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो यहाँ वेयर की जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। वाज ये सिंगुलर वर्ब है, वाज के साथ सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे वेयर नहीं वाज आना चाहिए, इसी पार्ट में एरर है, तो ये वाला इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नो वन वेयर नहीं होगा, नो वन वाज होगा। वाज क्यों होगा, अभी इससे पहले तुरंत हम बताएं, एनी वन, एनीबडी, नो वन, नो बडी, सम वन, समबडी, ये सब जितने भी है वर्ड, ये सब अपने बाद जो वर्ब लेगा वो सिंगुलर वर्ब लेगा। अब बहुत ज़्यादा आज जितने भी प्रश्न लेके आए हैं सारे एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। आप सोच सकते हैं आपको प्यून में करा रहे हैं, देख रहे हैं एसएससी सीजीएल में कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया था, तो याद रखिएगा। प्रश्न यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताने किसका, मोडेस्ट का। मोडेस्ट मतलब समझते हैं, अगर मोडेस्ट मतलब नहीं समझते हैं तो हम्बल मतलब समझते हैं, हम्बल। हम्बल अगर नहीं समझते हैं तो पोलाइट समझते हैं, पोलाइट। पोलाइट अगर पोलाइट भी नहीं समझते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, सबमिसिव, सबमिसिव। उसके बाद और वर्ड है डिफिडेंट, क्या, डिफिडेंट, डिफिडेंट। ये सभी सिनोनिम लिखा रहे हैं हम, याद रखिएगा। मोडेस्ट का सिनोनिम है हम्बल, पोलाइट, सबमिसिव, डिफिडेंट। इस सब का मतलब होता है विनम्र, क्या होता है, विनम्र। और वो सारा सिनोनिम है, साय, मीक, ये सभी सिनोनिम है किसका, मोडेस्ट का। अब इसका आपको उल्टा बताना है। अनहैप्पी होगा, अनहैप्पी समझते हैं, अनहैप्पी बता दिए, सलेन, गलम, कंसिएटेड। देखिए अनहैप्पी, सलेन, गलम, इन तीनों का मतलब होता है उदास, ये तीनों आपस में सिनोनिम है, ठीक है। अनहैप्पी, सलेन, गलम, ये तीनों आपस में सिनोनिम है, इन सभी का मतलब उदास होता है। आपको विनम्र का उल्टा बताना, तो विनम्र का उल्टा एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी, कंसिएटेड। इसका मतलब होता है अहंकारी, अभिमानी, अभिमानी बोलिए, अहंकारी बोलिए, अभिमानी, अहंकारी, घमंड जिसको बोल सकते हैं, इसका मतलब कॉन्सिटेड का मतलब। तो विनम्र का उल्टा भी होगा ना, तो मोडेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉन्सिटेड। मोडेस्ट का ये सब सिनोनिम बता दिए, हम्बल, पोलाइट, सबमिसिव, डिफिडेंट, साय, ये सभी मोडेस्ट का क्या है, सिनोनिम है। कंसिटेड, कंसिटेड का आपको सिनोनिम बता देते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इसका सिनोनिम, किसका, कंसिटेड का। देखिए एक पेज हम ले लेते हैं, ठीक है। वर्ड है कंसिटेड मतलब अभिमानी, इसको एरोगेंट समझते हैं, एरोगेंट, एरोगेंट तो आप जानते होंगे, इसमें बहुत सारे वर्ड जानते होंगे, एरोगेंट, प्राउड, एरोगेंट, प्राउड। उसके बाद डिग्निफाई, डिग्निफाइड, डिग्निफाइड। उसके बाद हॉटी, इसको हॉटी, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हॉटी, हॉटी, ठीक है, हॉटी, एरोगेंट, प्राउड। उसके बाद डिग्निफाइड, कंसिटेड, ये सभी का मतलब होता है अभिमानी, अभिमानी होता है। इसको घमंड बोल सकते, जो आदमी घमंडी होता है, इन सभी का मतलब होता है। ये सभी आपस में सिनोनिम है, आप याद रखिएगा, सारे वर्ड को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है एक्टिव पैसिव वॉइस से संबंधित प्रश्न है। ऑल वेपन्स वेयर सरेंडर्ड बाय देम। देखिए वाज वेयर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, यानी कि ये पैसिव में है, पैसिव में है, इसको आपको एक्टिव में बदलना है। तो आप कभी कभी प्रश्न क्या एक्टिव देगा पैसिव में बदलने कहेगा, पैसिव दे देगा एक्टिव में बदलने कहेगा। ये तो खुद पैसिव है, क्योंकि वाज वेयर के बाद ये वेयर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव है। अब आपको इसको एक्टिव में चेंज करना है। तो वाज वेयर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म किस सेंटेंस का मतलब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, सिंपल पास्ट का है ना। अगर सिंपल पास्ट, पास्ट इंडिफिनिट का है ना पैसिव फॉर्म, पास्ट इंडिफिनिट का एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये होता है सिंपल पास्ट का एक्टिव का स्ट्रक्चर, पैसिव का स्ट्रक्चर। यहाँ पैसिव का दिया नहीं, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, वाज वेयर है, वेयर है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अब बाय दैम है। ये पैसिव में दिया है स्ट्रक्चर। ये आपको किस में बदलना है, एक्टिव में बदलना है। एक्टिव में बदलने के लिए पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए। इसमें सब्जेक्ट क्या है, यहाँ दैम, दैम का क्या बनेगा, दे बनेगा, तो दे सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद जस्ट हमको भी टू चाहिए, भी टू चाहिए, एक्टिव लाना ना, भी टू चाहिए। यहाँ हैड दिया है। तो देखिए ऐसे प्रश्न अगर वॉइस का प्रश्न पूछे या नरेशन से संबंधित, तो सब मतलब जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा, छांटने की कोशिश कीजिएगा कि कौन नहीं हो सकता है। हम देख रहे हैं हैड वाला तो होगा नहीं, ये तो पहले कट गया। उसके बाद हैव वाला ये भी नहीं होगा, हमको भी टू चाहिए, सब्जेक्ट के बाद भी टू चाहिए, ठीक है। यहाँ आर दिया है, तो आर कहाँ से आ जाएगा, ये प्रेजेंट थोड़ी आ जाएगा। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कितना तुरंत बन गया, सब्जेक्ट है दे, भी टू आ गया सरेंडर्ड, ऑल वेपन्स, इसी का पैसिव यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। आपको स्ट्रक्चर भी लिखा दिए।
नेक्स्ट आपको एंटोनिम बताना है किसका, रेज। रेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को दबाना, खत्म करना, विनाश करना। इसका अर्थ क्या होता है, नष्ट कर देना, भवन घर आदि सबको नष्ट कर देना या ध्वस्त कर देना। क्या, ध्वस्त कर देना, नष्ट कर देना, ध्वस्त करना। किसका मतलब, रेज का मतलब होता है। इसका उल्टा क्या होगा, एंटोनिम बताना। कंफर्ट होगा, नहीं होगा। ईज, आराम, ये नहीं होगा। रुइन मतलब बर्बाद होना, रुइन, आई एम रुइन, बर्बाद। रुइन मतलब बर्बाद होना, इसका मतलब होता है बर्बाद होना। इसका रुइन मतलब। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्ड। कोई चीज़ एक तरफ बर्बाद कर रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, उसका उल्टा क्या होगा, बिल्ड, यानी कि बना रहे हैं आप, तो उसका उल्टे बताना। तो रेज का अपोजिट क्या हो जाएगा, बिल्ड। नेक्स्ट ये भी है, वॉइस से संबंधित प्रश्न है। सी हैंडल्स ऑल टास्क इफिशिएंटली, ये एक्टिव में है। देखिए आपको यहाँ पे पहले देखिए इसको कैसे बनाते हैं शॉर्ट में। इसको पहले हम छांटते हैं, कौन नहीं हो सकता है। हम पहले देखेंगे इसमें वर्ब, जो मतलब ये सेंटेंस दिया हुआ किस टेंस का है। सब्जेक्ट आ गया, उसका तो V5 आया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पेसिव में स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इज एम आर का वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसके बाद इज एम आर होना चाहिए। तो यहाँ प्लुरल है सब्जेक्ट, तो उसके साथ वर्ब भी प्लुरल होगा, यानी कि आर यहाँ ठीक है। यानी कि यहाँ देखिए वेयर वाला होगा नहीं, हैव वाला तो होगा नहीं। यहाँ भी ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लुरल है, तो ये वर्ब भी प्लुरल लिया। अब यहाँ आर के बाद बीइंग ले लिया, जबकि ये बीइंग नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट इज एम आर बिफोर ऑब्जेक्ट, उसी तरह उसका पेसिव बनेगा, तो ऑब्जेक्ट इज एम आर बीइंग, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बीइंग तो ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट का है ना पेसिव, हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट का पेसिव है, तो ऑब्जेक्ट वर्ब तुरंत उसका बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए वर्ब के बाद। तो ऑल टास्क आर हैंडल्ड, थर्ड फॉर्म आ गया, एफिशिएंटली बाय हर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का ये स्ट्रक्चर है। एक्टिव में दिया था, आपको पेसिव बदलना है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे, द इंक्रीजिंग कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज पॉइंट टू द नीड फॉर इनहेंस्ड एफर्ट टुवर्ड्स सस्टेन्ड ग्रोथ। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। यहाँ पे क्या आएगा, एक बात याद रखिएगा, अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन आए, प्रीपोजिशन, इसके बाद जो वर्ब आएगा, वर्ब का जिरंड फॉर्म आएगा। वर्ब का क्या आएगा, जिरंड फॉर्म। जिरंड फॉर्म आएगा। जिरंड फॉर्म मतलब क्या, वर्ब में भी, वर्ब में आईएनजी लगाना है, आईएनजी फॉर्म। जिरंड फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, यानी कि प्रीपोजिशन देखिए आपको, उसके बाद जो आएगा वर्ब वो जिरंड फॉर्म में आएगा, यानी कि आईएनजी फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टुवर्ड्स, ये प्रीपोजिशन है। टुवर्ड्स क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगा वो आईएनजी फॉर्म में आएगा, जिरंड फॉर्म में आएगा। या टू अचीव, टू या इन्फिनिटी फॉर्म में नहीं आएगा, ये नहीं होगा। अचीव नहीं होगा, अचीव्ड थर्ड, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अचीविंग। अचीविंग, क्योंकि आईएनजी फॉर्म आएगा किसके बाद, प्रीपोजिशन के बाद। सेंटेंस में कहीं भी आपको प्रीपोजिशन देखिए, उसके बाद जो वर्ब आएगा, वर्ब का जिरंड फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म में आएगा। आप ये बात को याद कर ही लीजिए। ठीक है, मतलब प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, इसलिए अचीव में आईएनजी लग गया, अचीविंग हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे सी हो गया। नेक्स्ट, ये आज का लास्ट प्रश्न है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बी हार्ड अप। बी हार्ड अप का मतलब होता है वेरी लिटिल मनी, वेरी लिटिल मनी, यानी कि बहुत कम पैसा होना, कम पैसा होना। ठीक है, बी हार्ड अप का मतलब होता है कम पैसा होना। तो यहाँ देखिए, अनेबल टू कैलकुलेट, ये नहीं होगा। हैव डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, ये नहीं होगा। फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू वेक अप अर्ली, भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हैव वेरी लिटिल मनी। बी हार्ड अप का मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। आई होप सारे प्रश्न को हम समझा दिए, आप समझ भी गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सदा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।